नमस्ते एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो हमने लास्ट क्लास में oogenesis, spermatogenesis एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब अपन ने देखा था oogenesis में ओवम रिलीज हो रहा था। ठीक है, ओवम रिलीज हुआ तो उसमें एक फर्स्ट ऑप्शन था या तो वो डीजनरेट कर दे। अब वो डीजनरेट कर रहा था तो उसको अपन ने नाम दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज था उसका। लेकिन अगर ओवम को जो oogenesis में रिलीज हुआ ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर उसको कोई स्पर्म मिल जाए या किसी स्पर्म के साथ उसका फ्यूजन हो जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। यानी दो ऑप्शन है ओवम के पास, आइदर इट गेट्स डीजनरेट्स, ठीक है, क्योंकि कोई स्पर्म नहीं आया, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो एक तरीके से वो डिमिनिश हो गया, खत्म हो गया, डीजनरेट, तो वापस से पूरी फॉलिकुलर फेज वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगी, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन इफ ओवम को स्पर्म मिल गया, दैट इज सेकंड ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में अपन क्या देखते हैं, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। अगर एग और स्पर्म आके फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, और फ्यूचर का जाइगोट बना रहे हैं जिससे एम्ब्रियो बनेगा और फिर एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा, तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज सिंपली मीटिंग ऑफ द एग एंड स्पर्म टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला वर्ड क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल। अब क्या हुआ, जब इंटरकोर्स हुआ या कॉपुलेशन हुआ, ठीक है, तो उस समय क्या रिलीज हो रहा है, पेनाइल पार्ट से या मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से जो सीमेन है वो रिलीज हो रहा है। और कहाँ पे रिलीज किया जा रहा है उसको, वजाइना ऑफ द फीमेल में। अब देखिए सीमेन क्या है, जो स्पर्म्स प्लस जितने भी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट थे मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड था, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड था, ठीक है, इन्होंने जितनी भी चीजें सिक्रीट की, ठीक है, वो और स्पर्म्स जब इन टोटल देखे जाते हैं तो उसको बोलते हैं सीमन। सिर्फ स्पर्म नहीं जा रहा है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के जितने फ्लूइड्स थे वो भी साथ में भेजे जा रहे हैं, जैसे कि प्रोस्टेट पार्ट हो गया, बल्बोयूरेथ्रल पार्ट हो गया, ठीक है, ये जितने भी पार्ट है इनकी सिक्रेशन भी बाहर भेजे जा रहे हैं। सबकी अपनी खासियत थी, कोई फ्लूइडिटी प्रोवाइड करा रहा था, तो कोई क्या कर रहा था, मोटिलिटी दे रहा था स्पर्म को, एनर्जी यानी फ्यूल का काम कर रहा था, प्रोस्टेट वगैरह, ठीक है, तो ये सब क्या है, सीमन फॉर्म करने वाले। अब ये सीमन कहाँ रिलीज किया, पेनाइल पार्ट से रिलीज किया हमने वजाइना ऑफ द फीमेल, यानी वजाइना जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है बेसिकली फीमेल का, उसके अंदर रिलीज कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, उस प्रोसेस को अपन ने बोल दिया इंसेमिनेशन। कुछ डिफरेंट टर्म्स रहते हैं, जैसे कि इंसेमिनेशन का मतलब क्या है कि जो भी सीमन है वो कहाँ तक पहुंचा दिया गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक, तो उसको बोल दिया इंसेमिनेशन, यानी आउटसाइड द मेल बॉडी टू द फीमेल बॉडी। ठीक, तो ह्यूमन स्पर्म कैन लिव फॉर मेनी वीक्स इन द मेल जेनिटल ट्रैक्ट बट इट लिव्स फॉर ओनली 48 to 72 आवर्स आउटसाइड द बॉडी। यानी खुद के मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो जो स्पर्म्स हैं काफी लंबे समय तक प्रेजेंट रहते हैं, लिविंग कंडीशन में रहते हैं, बट अदरवाइज जैसे ही वो आउटसाइड द बॉडी गए, जैसे हमने बोला वजाइना ऑफ द फीमेल, ठीक है, तो क्या होगा, वो सिर्फ 48 से 72 आवर्स तक ही उसमें सरवाइव करेंगे, अदरवाइज इट विल गेट डीजनरेटेड और डिमिनिश। ठीक है, द फर्टिलाइजेशन इंक्लूड्स 3 प्रोसेसेस। अब जैसे कि मैंने क्या बोला कि एग और स्पर्म का फ्यूजन होना है, फ्यूजन में बहुत सारी चीजें होंगी भाई, पहले गैमीट्स आके फ्यूज करेंगे, फिर उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, फिर उनके न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, तब जाके एट लास्ट जो होगा जाइगोट फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि भाई हाँ बस अपन ने बोल दिया फ्यूजन तो बाहर से चीजें मिल गई उसको अपन ने फ्यूजन बोले, ऐसा नहीं होना, हर एक चीज का फ्यूजन होना पड़ेगा, पहले गैमीट्स का, उनके साइटोप्लाज्म का, उनके न्यूक्लियस का, ठीक है, तब जाके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या बोल रहा है, द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। अब गैमीट्स कौन कौन से हैं, एक तो किसका है, फीमेल का, जबकि स्पर्म कौन सा गैमीट है, मेल का। ठीक है, तो ये जो दोनों गैमीट्स हैं ये आके फ्यूज के, सिर्फ बाहर के स्ट्रक्चर के फ्यूजन को बोला है सिंगैमी। ठीक है, सिर्फ जो स्ट्रक्चर आके मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, उनको बोल दिया सिंगैमी। Then where is the intermixing of the cytoplasm is plasmogamy। अब उनके अंदर का जब साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा, टोटली अंदर का साइटोप्लाज्म, उसको बोल देंगे क्या, प्लाज्मोगैमी।
तो दो टर्म समझ में आ गई, गैमीट्स का फ्यूजन, सिंगैमी, उन दोनों की साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, दैट इज प्लाज्मोजेनेसिस। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, द फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लिया ऑफ स्पर्म एंड द ओवम इज कॉल्ड कैरियोगैमी। यानी अभी तक सिर्फ गैमीट्स आके मिक्स किए, ठीक है, स्पर्म और ओवम आके मिक्स किए, फिर उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, दैट वाज प्लाज्मोगैमी। तो अब क्या होगा, जो अंदर न्यूक्लियर प्रेजेंट है, प्रोन्यूक्लियर बोल रहे हैं इसको, न्यूक्लियस नहीं है ये, दोनों का प्रोन्यूक्लियर यानी पहले वाला न्यूक्लियस। अब दोनों का जो पहले वाला न्यूक्लियस है उसको ऑफ कोर्स क्या बोल रहे हैं, प्रो। बाद में जो जाइगोट का बन जाएगा दैट वुड बी द एक्चुअल न्यूक्लियस, इसलिए इसको अपन हमेशा प्रोन्यूक्लियर बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रोन्यूक्लियर बन गया उनका फ्यूजन, ठीक है, स्पर्म और ओवम के प्रोन्यूक्लियर का फ्यूजन जो रहा उसको अपन बोल रहे हैं कैरियोगैमी, ठीक है। कैरियो टर्म क्या बोलना चाहता है, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, और गैमी यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोनों का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, सिंपल। अब इसके आगे देखिए तो क्या होगा, अब प्रोन्यूक्लियर तो फ्यूज कर गए, ठीक है, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, न्यूक्लियर फ्यूज कर गया, अब क्या बच गया, क्रोमोसोम पार्ट। यानी न्यूक्लियर के अंदर भी अगर हम देखें तो जब क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल करते हैं या मिक्स होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। ये बहुत थोड़ी कम जगहों पे मेंशन होता है, ठीक है, लेकिन हमें पता रहना चाहिए एम्फीमिक्सिस, ठीक है। उसमें क्या है, क्रोमोसोम्स का इंटरमिंगलिंग हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं अपन, क्या क्या हुआ, सबसे पहले सिंगैमी, गैमीट्स फॉर्म हुए, आके मिल रहे एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, दैट वाज प्लाज्मोगैमी। फिर उनके प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज हुए तो उसको बोला कैरियोगैमी। और सबसे लास्ट क्या हुआ, उसमें जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है वो भी इंटरमिंगल कर गए तो उसको बोल गया एम्फीमिक्सिस। यानी ये चारों की पॉइंट्स होने चाहिए किसके लिए, फर्टिलाइजेशन होने के लिए, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कैसे होगा, भाई सीमन तो पहुंच गया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक फीमेल के, ठीक है, तो उसको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। वो चेंजेस कैसे आते हैं, कैपेसिटेशन की वजह से। अब कैपेसिटेशन क्या है, कुछ ऐसे प्रोसेसेस होना जिस या एक तरीके से कन्वर्जन होना स्पर्म का, ताकि फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में जो है आगे मूव ऑन कर सके और स्पर्म और ओवम के साथ फ्यूज कर सके। यानी जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसको स्टार्ट कैसे कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले once the sperm are released, this process starts in the female tract, यानी कैपेसिटेशन स्टार्ट हो जाएगा जैसे भाई स्पर्म एंटर कर गया। अब इसमें क्या क्या होने वाला है, सो इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ द मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट ओवर द एक्रोसोम। इफ आपको याद हो जब हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा था तो उसके हेड पे क्या प्रेजेंट रहता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिससे कि वो एग की जो बाहर की मेम्ब्रेन्स रहेंगी उसको एक तरीके से डिसॉल्व करता है ताकि वो अंदर रियल एग के टच तक पहुंच सके या उस तक पहुंच सके, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अपन उसके ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल की मेम्ब्रेन है, एक्रोसोम ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर जो एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर थी जो एक्रोसोम को भी प्रोटेक्ट कर रही थी, पहले हमको उसको हटाना पड़ेगा तभी तो एक्रोसोम टच में आ पाएगा ओवम के, ठीक है। उसको हटाना पड़ेगा सबसे पहले कैपेसिटेशन, ठीक है। दूसरा क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स जो डीकैपेसिटेशन नहीं होने दे जब तक वो ट्रैक में नहीं पहुंचा, हमें तब तक जरूरत थी कि कोई एक तरीके से कैपेसिटेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट ना हो जाए। तो जो मेल जेनेटिक ट्रैक्ट है वो काफी सारे डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स भी रिलीज करता है, किसके थ्रू, उसके रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के थ्रू, ठीक है, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, तो वहां पे डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। लास्ट क्या है, एंट्री ऑफ द कैल्शियम फॉर द रैपिड मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। अब कोलेस्ट्रॉल हटा दिया, चलो एक्रोसोम मिल गया, डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स हटा दिए जिसकी वजह से कैपेसिटेशन अच्छे से हो पाएगी। लास्ट में कैल्शियम की भी जरूरत पड़ेगी ताकि जो स्पर्म्स हैं, ठीक है, जो स्पर्म है वो इजीली रैपिड मूवमेंट, उसको अपन विप्लैश मूवमेंट भी कहते हैं। विप्लैश मतलब वो जो टेल का एक तरीके से फास्ट मूवमेंट होगा वो किसकी वजह से देखने मिलेगा, जब उसको कैल्शियम मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे अपन को किसमें, कैपेसिटेशन में, ताकि फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो सके। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। कैपेसिटेशन के बाद क्या होने वाला है, मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। इसमें अपन क्या देख रहे हैं, जो स्पर्म है वो वजाइना, सर्विक्स और यूट्रस के थ्रू कहाँ पे पहुंचने वाला है, एम्ब्युलरी इस्थिमस जंक्शन तक। कहाँ पे था ये एम्ब्युलरी इस्थिमस जंक्शन, फैलोपियन ट्यूब। अब एक बात याद रखने वाली क्या है, जो एम्ब्युलरी इस्थिमस जंक्शन है यहाँ पे मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन आपको
मोस्ट प्रोबेबली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्ब्रियोलरी इस्थिमस जंक्शन पे ही होता है। अपन ने पूरा फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, उसमें आपको याद होगा कि कहाँ पे प्रेजेंट था। अब ये जो वजाइना के थ्रू स्पर्म एंटर किया, ठीक है, वो भी आ गया और साथ में ओवम वहां पे प्रेजेंट है। कहाँ से रिलीज हो रहा है? वो ओवरी वाले पार्ट से रिलीज हो रहा है और ओवरी डक के एम्ब्रियोलरी इस्थिमस जंक्शन तक आ रहा है। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है यहाँ पे, ये जो ओवम और स्पर्म है, ये जो दोनों आ रहे हैं, ये हमेशा साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट होने चाहिए। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है नीट का, ठीक है, ये हमेशा दोनों साइमल्टेनियसली रिलीज होने चाहिए या एक साथ एक जगह पे पहुंचने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओवम वहां प्रेजेंट है लेकिन स्पर्म रीच ही नहीं कर पाया, ठीक है, तो हमने क्या कहा था, ओवम फैलोपियन ट्यूब में वहां एक दिन तक रहता है, फैलोपियन ट्यूब के उस जंक्शन में एक दिन तक रहता है, लेकिन स्पर्म नहीं पहुंचा। स्पर्म नहीं पहुंचा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा, सिंपल है ना। इसी तरीके से स्पर्म तो पहुंच चुका एम्ब्रियोलरी इस्थिमस जंक्शन तक, लेकिन ओवरी ने अभी तक ओवम रिलीज ही नहीं किया है या वो फैलोपियन ट्यूब में भी कहीं पहले ही अटका पड़ा है, एम्ब्रियोलरी इस्थिमस जंक्शन तक आया ही नहीं, ठीक है, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। लेकिन कभी कभार ऐसा चांस रहता है कि एम्ब्रियोलरी इस्थिमस से पहले भी फर्टिलाइजेशन हो जाए, इसलिए हम कहते हैं मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन जो रहता है ना वो एम्ब्रियोलरी इस्थिमस पे रहता है, लेकिन कभी कभार उसके अलावा दूसरी जगहों पे भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस्थिमस वाले पार्ट में भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन अब मेन बात क्या थी, साइमल्टेनियसली एक साथ पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है ना। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा स्टार मार्क पॉइंट है जो मैंने मेंशन किया है, the vacuum created in the uterine cavity by the successive contractions allow the aspiration of sperms into the vagina। यानी जो स्पर्म है, ठीक है, जब भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसेमिनेशन किया जा रहा है, डाला जा रहा है, ठीक है, तो ये ऊपर तक पहुंच कैसे रहा है, फैलोपियन ट्यूब तक रीच कैसे कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए हमें। कि फॉर एग्जांपल वजाइना पार्ट प्रेजेंट है, उसमें बहुत सारे कंट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, जब वो कंट्रैक्शंस होंगे तो क्या होगा, एक सक्शन क्रिएट होगा या वैक्यूम क्रिएट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक कंट्रैक्शन हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुई तो स्पर्म ऊपर गया, फिर कंट्रैक्शन हुआ, देन स्पर्म ऊपर गया। इसी तरीके से वो सक्सेसिव एस्पिरेशन करता रहता है या मूवमेंट करता रहता है, कहाँ पे पहुंचने के लिए, फैलोपियन ट्यूब के एम्ब्रियोलरी इस्थिमस जंक्शन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इसी वजह से एक और चीज होती है कि जितने भी कंट्रैक्शंस होते हैं ना, चलो इसलिए ऊपर तो मूव कराएगा, लेकिन ये काफी सारे कंट्रैक्शंस की वजह से एक तरीके का बैरियर भी क्रिएट होता है स्पर्म्स के लिए। तो समझ लीजिए फॉर एग्जांपल एक टाइम पे अगर 2000 3000 कितने भी स्पर्म रिलीज हुए, ठीक है, इंसेमिनेशन के टाइम पे, तो उनमें से इन कंट्रैक्शन से बैरियर की वजह से सिर्फ मुश्किल से 300 या 400 ही स्पर्म रहते हैं जो ट्रैक तक पहुंच पाते हैं ठीक ठाक। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि सिर्फ जो एक ओवम रहेगा वो एक जो स्पर्म रहेगा वो एक्चुअली फ्यूज करेगा ओवम के साथ, क्योंकि वो जब जैसे स्पर्म फ्यूज करेगा, ठीक है, तो बाकी सबके लिए एक तरीके से वॉल क्रिएट कर देगा या बाकी सबके लिए एक चेक क्रिएट कर देगा, ताकि पॉलीस्पर्मी यानी कि बहुत सारे स्पर्म्स आके फ्यूज ना कर सके। अदरवाइज जो मैक्सिमम कट ऑफ हो गया वो कहाँ पे हो गया, वो इन कॉन्ट्रैक्शन या बैरियर के थ्रू ही हो गया, ठीक है। आई होप आपको आज का ये पार्ट समझ आया होगा। हम फॉर्मुलाइजेशन को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। इफ कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक। थैंक यू।